गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो। आज की सबसे अहम खबर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। बड़े अरसे से उनसे ये सवाल किया जा रहा था पीपल्स पार्टी से कि उनकी क़यादत मुल्क से बाहर मौजूद क्यों है, मगर जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि आसिफ अली जरदारी की वापसी से पहले ही उन्हें एक मैसेज दे दिया गया है उनके लिए हालात अभी भी साजगार हैं या नहीं हैं। मैसेज ये लग रहा है कि हालात बदले नहीं हैं। उनके आने से चंद घंटे पहले रेंजर्स ने उनके करीबी दोस्त अनवर मजीद की कंपनीज की मुख्तलिफ दफातर पर छापे मारे और अवैस मुस्तफा टप्पी साहब के जो उनके साथी हैं उनके घर पर भी छापा मारा गया है। लगता है कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर इसका इख्तिताम या आप समझ लें टेम्पररी लैप्स हुआ था पिछले साल, जहां पर हमने ये देखा था कि डॉक्टर आसिम पर मुकदमा चलाए गए, मॉडल अयान अली की गिरफ्तारी हुई और करप्शन के खिलाफ हमें मुख्तलिफ जगह पर सिंध रेंजर्स ना सिर्फ छापों में मुलविस नजर आई बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती हुई नजर आई जिसकी वजह से डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के ऊपर हीट बढ़ी, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, जिसका गुस्सा वो बार बार उसका इजहार भी करते रहे, कभी रेंजर्स की मामलात को तूल देकर, कभी बयानात देकर और फिर कभी पीएमएलएन पर इल्ज़ाम लगाकर, जैसे पीएमएलएन के थ्रू किसी और को अपनी शिकायत कर रहे हों। क्या कहा था आसिफ अली जरदारी साहब ने जिसके बाद वो पाकिस्तान से चले गए थे? लेट्स हैव अ रिविजिट। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हम में रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने का कह के आसिफ अली जरदारी साहब बाहर चले गए थे, मगर जो उन्होंने इस बयान का पहला हिस्सा है उस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि आपका तो टेन्योर है, हमने यहाँ हमेशा रहना है। और जो एक इत्तेफाक है वो ये कि जनरल राहील शरीफ जो फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ थे उनका टेन्योर ख़त्म हुआ और इसके ठीक 23 दिन बाद आसिफ अली जरदारी साहब आज पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज क्या कहते हैं, लेट्स लिसन टू हिम। हम उन दोस्तों को, उन भोले वाले दोस्तों को या फिर कहें कि सियासी अदाकारों को भी ये कह देना चाहते हैं कि जब भी मैं मुल्क से बाहर गया हूं, जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं मुल्क से बाहर गया तो ने कहा ये भाग गया, मैं इस दफा मुल्क से बाहर गया तो कहा ये भाग गया। तो इनको ये फतूर इनके दिमाग से जाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी भाई, हमने तो गड़ी खुदा बख्श पे दफा होना। हम कैसे मजदूरों को, हम कैसे हारियों को हम अकेला छोड़ दें कि ये सरमाएदार, एक खानदान सरमाएदार जो है उन पे जुल्म भी करें, राज भी करें और सिर्फ एक हड्डी करते चलें, ये नहीं होगा। साबिक सदर जरदारी की वापसी पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना यह था कि जरदारी साहब से अच्छा ताल्लुक़ है, मैं उनके साथ अच्छा रवदारी का ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि आसिफ अली जरदारी वतन वापस आ रहे हैं, वो वापस आकर पीपल्स पार्टी की क़यादत संभालें। वज़ीर आज़म ने यह स्टेटमेंट कल भी दी थी बोस्निया में जब उनसे ये सवाल पूछा गया और उन्होंने बड़ा तफसीलन बताया था कि किस तरीके से वो समझते हैं कि माजी की सियासत से बाहर निकल आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदरूनी मामलात इतने खराब हैं कि तमाम सियासी क़यादत को पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी। बोस्निया वो गए थे एक मुख्तसर दौरे पर जहां पर वो अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं, ताल्लुकात जो बने हुए हैं पॉलिटिकल उनको इकोनॉमिक तर्ज पर लेकर जाना चाहते हैं। लेट्स वॉच अ रिपोर्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू बोस्निया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोस्निया के दौरे पर थे जहां दारुल हुकूमत सरायवो में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई गहरे और तारीखी हैं। 1992 में बोस्निया की आज़ादी का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया था। सर्बिया और क्रोएशिया की जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने बोस्निया की मुकम्मल हिमायत की थी, जिसे बोस्निया के अवाम कभी नहीं भूले। बोस्निया के अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार
जगह जगह दिखाई दिया। वजीर आजम ने सराइवो के तारीखी शहर का भी दौरा किया। शहर की गलियों में आधा घंटा वॉक की और बाजार में मौजूद तारीखी नवादरात का जायजा लिया। इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तवानाई के शोबे में भी दोनों ममालिक एक दूसरे से तावन करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब की वापसी से पीपल्स पार्टी के डायनामिक्स क्या होंगे? बड़ा तासुर दिया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो कोशिश करेंगे कि जो उनके वालिद का बैगेज है या पुरानी क़यादत का बैगेज है उससे हटकर सियासत करें। बड़ी धुआंधार किस्म की वो ना सिर्फ तकरीर करें बल्कि अपनी आप को अपोजिशन के तौर पर भी मुतारफ कराएं, क्योंकि उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब और PMLN दोनों के ऊपर फ्रेंडली नेबरहुड या फ्रेंडली अपोजिशन के इल्जामात लगते रहे हैं। जो मुतालबात किए हुए हैं बिलावल भुट्टो ने वो कुछ यूं हैं: कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जाए, पैनामा स्कैंडल की शफाफ तहकीकात की जाए, चीन पाकिस्तान राहदारी मंसूबे यानी CPAC पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मुल्क में कुल वक्ती वजीर खारजा तैनात किया जाए। ये पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की वापसी के बाद पीपल्स पार्टी इसी रुख पर जारी है। वी विल टॉक अबाउट दैट। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब। जो कह के गए थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो ऑब्वियसली कह तो वो फौजी को रहे थे और आर्मी चीफ को कह रहे थे। सो नाउ ही हैज प्रूव्ड कि वो सिर्फ एक प्रेशर था जनरल रहील शरीफ का जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर थे, वो चले गए हैं। इंस्टीट्यूशन अगरचे वही है लेकिन क़यादत की तब्दीली के बाद नाउ ही कैन कम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि राहील शरीफ साहब के जाने से इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वही कुछ होगा जनरल बाजवा के वक्त में भी और DGISI नए आए हैं उनके वक्त में भी, और दोनों मैं समझता हूँ मुल्क और अदारे के मफाद में जो कुछ है वही काम करेंगे उसी तरह। अब बात यह है कि क्या जनरल राहील शरीफ के हाथ में कुछ था या आज इनके हाथ में, लोगों के हाथ में कुछ होगा? अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करना है जो करते रहे हैं आज दिन तक, तो फिर तो ना वो ज़रदारी साहब का कुछ बिगाड़ सकते थे ना किसी और का। वो तो सारा कुछ हुकूमत के अपने हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ये खदशा था कि जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जाए और फिर आएँ, तो वो मुनासिब नहीं था इस वजह से कि राहील शरीफ नेचुरली वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करते रहे, और जहाँ 462 अरब रुपए की करप्शन का भी किस्सा आया जिसमें ज़रदारी साहब के बारे में बहुत कुछ उसने बताया डॉक्टर आसम ने, जिसकी 200 घंटे की रिकॉर्डिंग्स का चौधरी निसार भी, कोई खास लेकिन उस पर कुछ नहीं, क्योंकि करप्शन वगैरह के ऊपर एक्शन करना इसकी आर्मी को इजाज़त नहीं दी गई और ना ही इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये करना चाहती है कि आर्मी इस पे एक्शन करे। हालांकि ये बरमला हम कहते रहे कि जी करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस है, और वो आज अनवर मजीद के घर पे और उसके ऑफिसेज पे छापों के बाद ये वाज़ेह क्या गारंटी है कि जो ये छापे हैं ये सियासी नहीं थे, या सियासी कैसे, उनका कोई वो नतीजा नहीं निकलेगा जो कि पहले वाले मामलात में नहीं? कुछ भी नहीं होगा, इनका भी कुछ नहीं होगा। मैं उसकी वजाहत देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि सियासी इसलिए नहीं है कि 1.5 महीना पहले भी एक रेड में अनवर मजीद के गालिबन घर पे रेड था जिससे कि अवैस टप्पी का असला बरामद हुआ, और वो सारा किस्सा यूं हुआ था कि गालिबन ये मंजूर काका ने जो इंटेरोगेशन में बताया उसकी बुनियाद पे घर पे छापा मारा गया, और वहां से चूंकि इनको पता था कि मंजूर काका पकड़ा गया और वो बता देगा, तो असला वहां से शिफ्ट हो चुका हुआ था। चुनाचे ये बाद में किसी और सोर्स के बताने पे पता चला कि अब असला जो है वो क्लिफ्टन में है, तो उस घर से निकाला। उससे AD ख्वाजा भी मुसीबत में आ गया क्योंकि रेंजर्स ने केस पुलिस को दे दिया। अब AD ख्वाजा जा चुके हैं, ये केस भी रेंजर्स जो है वो पुलिस को दे देंगे, और ये उन्हीं इंटेरोगेशंस की बुनियाद पे छापे मारेंगे। नथिंग विल कम आउट। जो कुछ है ये इसी तरह चलता रहेगा। राइट। शौकत बसर साहब, क्या वाकई प्रेशर था फॉर्मर आर्मी चीफ का जिसकी वजह से आसिफ ज़रदारी साहब वापस नहीं आ रहे थे और आज वापस आ गए हैं? पहली बात तो मैंने ये कहनी है, मुझे आज पता चला कि DG रेंजर्स यहाँ पे जनरल हिलाल अकबर नहीं थे, शायद जनरल अमजद शेर साहब थे। ये तो आज मुझे इंकशाफ हुआ, कितनी सारी उन्होंने बातें बताई हैं कौम को। नहीं, बिलाल अकबर साहब, मुझे आज ये इंकशाफ हुआ और पूरी कौम को। मेरे लिए तो बड़ा इंकशाफ है कि जनरल अमजद शेर साहब शायद यहाँ पे DG रेंजर्स लगे रहे, लेकिन उन्होंने आज तक ये बातें बताई नहीं। आज के आपके प्रोग्राम में बता दी सारी। अच्छा, प्रिया बात ये है
मैं समझता हूँ ये जो बात की जा रही है ना कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी है वो जनरल राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट से उसका कोई लेना देना है। मैं समझता हूँ जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी जो गुडविल है जो उनकी बतौर चीफ ऑफ आर्मी कर रही है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। ये जो दोस्त ऐसा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आज मेरे ख्याल में जवाब दे दिया जरदारी साहब ने। सर लेकिन ये स्टेटमेंट अभी आपने सुनी आसिफ जरदारी साहब की, वो कह रहे हैं आपका 3 साल का टेन्योर है, हमने यहाँ हमेशा रहना। किसको कह रहे थे वो 3 साल का टेन्योर किसका था? मैं बताता हूँ प्रिया मेरी गुजारिश सुन ले, मैं पूरा जवाब देता हूँ। आपको याद होगा कि जब बिलावल साहब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे तो बहुत सारे दोस्त मीडिया पे आकर हमारी अपोजिशन पार्टीज के भी एंकर भी कहते थे देखें जी चेयरमैन तो पार्टी के बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब उनको पॉलिटिक्स करने ही नहीं दे रहे। अच्छा, जब 5 साल का अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए रूटीन में गए तो नीचे से एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि जी वो शायद जो तकरीर उन्होंने की थी उसके नतीजे में वो बाहर चले गए हैं, शायद उनको अब आने नहीं दिया। छोड़ दे, मैं तो तकरीर के मतन पे रोशनी डालना चाह रही हूं। 3 साल का टेन्योर किसका था? मैं जवाब दे रहा हूं। मियां नवाज शरीफ का तो नहीं था 3 साल का। पहली बात तो सुन ले कि अगर ये जो बातें की जा रही थी अब जरदारी साहब कभी वापस नहीं आएंगे, अब वो डर गए हैं, अब ये भाग गए हैं। मुझे याद है जब वो सदर थे वो अपने इलाज के लिए दुबई गए, उस वक्त भी आज उन्होंने ये बात भी की अपनी तकरीर में, उस वक्त भी बड़ा शोर डाला गया। अच्छा सुन ले, इसकी बात ही नहीं, सवाल ही नहीं है जी। प्रिया आपकी बात पे आ जाता हूँ। देखें इसमें कोई शक व शुबा नहीं है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो सरकारी मुलाजमीन है उनका एक टेन्योर होता है, उनकी एक एज होती है, उसके बाद वो चले जाते हैं। और जो सियासतदान है वो हमेशा सियासत करता है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल ये कहता हूँ कि जब ये किया गया, जो अभी जनरल डीजी अपना रेंजर जनरल शेब अमजद साहब बता रहे थे जो कराची में लगे हुए थे कि जब मैं बात कर रहा हूँ, सुन तो ले। जब ये किया गया कि बल्दिया के अंदर जाके फाइलें उठानी शुरू कर दी गई, जब यहाँ पर हमारे लोगों को सिर्फ क्योंकि डॉक्टर आसिम का तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जुर्म है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी सियासतदान का तल्लुक होना, सियासी इंतकाम, सियासी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर आज तक अगर हुई है तो अगर इंतकाम लिया गया एहतसाब के नाम पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लिया गया है। उस वक्त उन्होंने, जाहिर है उसके अंदर वो चीजें भी शामिल थी कि जिस तरह से यहाँ पर देखिए मैंडेट, भाई अगर करप्शन का खात्मा करना है तो सबसे पहले मैं जनरल राहील शरीफ साहब को बात कहीं और चली गई है। प्रिया एक बात कह रहा हूँ, प्रिया एक बात, आपने कह दिया, आपने मान लिया कि टेन्योर का जिक्र किया। सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ और मुझे फिर डॉक्टर साहब के पास भी आना है। आई कम टू यू आफ्टर द ब्रेक। मगर डॉक्टर, ये सवाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट तो इनकी है, PMLN की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ही इज एब्सोल्युटली हैप्पी कि वापस आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने कहा उनको पहले ही आ जाना चाहिए था, मीनिंग कि उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। तो प्रेशर किसकी तरफ से था? कोई पैरेलल प्रेशर था या PMLN का स्टांस इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है, या आसिफ अली जरदारी साहब खुद ही नहीं आ रहे थे पाकिस्तान? आफ्टर अ ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। बड़ी अहम खबर, आसिफ अली जरदारी वापस वतन आ चुके हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, क्या वजह है कि हुकूमत वक्त बड़ी खुश है? देखिए फरिया, आपके पूरे प्रोग्राम का जो मतन है वो दोनों चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ ये कि हमने क्यों वेलकम किया, दूसरी चीज़ ये कि 18 महीने जो है वो आसिफ साहब क्यों नहीं है। हमने इस वजह से वेलकम किया कि हम जमहूरी लोग हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर एक सूबे में हुकूमत है, अगर वो बाहर गया है और वापस आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको वेलकम करना चाहिए। अब आप कहें कि भाई 18 महीने वो वहाँ पे क्यों रहा, मैं समझता हूँ उनको भी यहाँ पे हालात का पता है। डॉक्टर आसम हो, मंजूर काका हो, ज़ेर हो, शर्जील हो, ये जो सारे इश्यूज थे। अभी आपके सामने बसर साहब ने कहा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर नहीं हमने यकीन रखा है। क्या ये गलत हुई? जनरल साहब कह रहे हैं कि आपने पावर्स ही नहीं दी रेंजर्स को कि वो करप्शन के ऊपर। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर हम यकीन नहीं रखते। जो चीजें होती गई, जो चीजें टेररिज्म के साथ रिलेटेड थी, वहां पे रेंजर्स को पावर था। रेंजर्स ने विदाउट पावर कोई एक्शन नहीं लिया। जो पैसा तो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता था, कौन करता रहा फिर एक्शन? मुझे बताओ, मुझे फरिया आप बताएं,
आसिफ साहब एक मने हुए सियासतदान हैं, अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे या इन चीज़ों का इनको डर नहीं था तो वो 18 महीने आए क्यों नहीं? ठीक, इशू तो है ना, जरूर इशू है। और आज जो एक्शन हुआ आप उसको सपोर्ट करते हैं? आज जो छापे मारे गए उसको सपोर्ट करते हैं? मैं कहता हूं उनके आने या जाने से वो चीजें रुकनी नहीं चाहिए इस पाकिस्तान के अंदर। क्यों? जिस वक्त जहाज गया हवा में उस वक्त स्पेसिफिकली मैं कहता हूं ये चीजें रुकनी नहीं चाहिए। आज मेरे सवाल का जवाब है, वो वक्त क्यों मुंतखब किया गया? कोई मैसेज देना था? देखिए वो मैसेज हो सकता है ये पहले की प्लानिंग हो, जिन इदारे ने काम किया है उसने कोई ऐसा मैसेज दिया हो, क्योंकि आर्मी की भी एक परसेप्शन, भाई जनरल राहिल शरीफ साहब गए हैं, शहबाज शरीफ ये कहते थे कि मैं सड़कों पर घसीटूंगा आसिफ अली ज़रदारी साहब को, उस वक्त वो क्या कह रहे थे? देखिए शहबाज साहब की जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट है उस वक्त पॉलिटिकली जो जलसे होते थे, सियासी बयान था, चले ये एक अच्छी टर्म बना दिया पॉलिटिकल, मगर हमने हुकूमत में आने के बाद हमने ये ऐद किया कि हम इदारों को इंडिपेंडेंट करेंगे। आप आज नैब के ऊपर उंगलियां उठ रही है, ठीक है, नैब के ऊपर जो कल ये जो रईसानी वाला मैटर हुआ, तब भी बहुत सारे प्रोग्राम में चलता रहा। बात ये हम चाह रहे हैं कि इन इदारों के अंदर भी रिफॉर्म होना चाहिए, ये इदारे भी जो वो काम करें, मगर अपोजिशन का जो आप देख रही है ट्रैक, हर तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना, ये अहम नुकता है, हर तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना। अपोजिशन अभी यहाँ बैठी नहीं है, सवाई पीपल्स पार्टी को अगर आप अपोजिशन मान लें, आप अगर मान लें, जनरल साहब ये फिर मैसेज क्या हम लोगों को दे रहे हैं? रेंजर्स ने क्या एक्ट करने की कोशिश की, किसने रोका उनको? ये आज खुल के कह रहे हैं कि हम तो सियासी बयान देते थे कि सड़कों पर घसीटेंगे, और दूसरा जो प्ली बार्गेन का मसला है वो अलग है। अभी हमने देखा रईसानी साहब की नहीं, सियासी बयान की बात नहीं, हम इदारों को रोकते नहीं है। अगर इदारे डॉक्टर आसिम को रखते हैं, उसको रखते, जो भी इंडिपेंडेंट इदारे, चाहे FI हो, चाहे नैब हो, चाहे एंटी करप्शन हो, जो भी इदारे हो, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है, कोई फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, हमने उनमें इंटरफेयर छोड़ दिया। देखिए मैं एक चीज अर्ज करूं, मैसेज नहीं, अगर 9-0 पे रेड हो सकता है, अगर अब भी ये MQM के 2 और पकड़े हैं उन पे रेड हो सकता है, तो अनवर मजीद भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, ठीक है, अगर उनकी उसकी जरदारी साहब के साथ कोई ताल्लुक या दोस्ती वास्ता है तो इन एनी केस वो कोई पीपल्स पार्टी का आदमी तो नहीं है। और अगर पार्टी का हो भी तो मैं नहीं समझता कि कानून को यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बुनियाद पे आप रेड करते हैं, लेकिन अगर रेड करने में देर हो जाए तो इंफॉर्मेशन लीक अगर हो जाती है तो वहां से वो हथियार शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो किया नहीं जा सकेगा। खास टाइम सिलेक्ट किया गया, ये मैसेज देना था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि रेंजर्स ने अगर ये टाइम रिलेटेड चीज होती तो जो 1.5 महीने पहले रेड हुआ था वो भी ना फिर होता, वो तो पहले से हुआ है, और वो केस भी गोल हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसमें भी यही था। देखे ना, उसमें जो अजीजाबाद से वेपन्स पकड़े गए थे उनका भी पुलिस ने जाके, क्योंकि वो इकट्ठे वेपन्स का केस था, एक जो अनवर मजीद के गालबन घर से पकड़े गए और दूसरा ये था जो अजीजाबाद से पकड़े गए। अजीजाबाद वाला जखीरा बहुत बड़ा था जो पानी के टैंक से निकला था। तो रेंजर्स ये चूंकि ये केस जो है अभी रेंजर्स के पास डिटेंशन की कोई पावर नहीं है, ठीक है, वो पकड़ते हैं और जो उनको इजाजत है 1 दिन या 2 दिन रखने की, उसके बाद वो हवाले कर देते हैं पुलिस के। वो पहले रेड वाले भी लोग पुलिस के हवाले हो गए, उन्होंने जाके कोर्ट में वो केस तो मेरा ख्याल है गोली कर दिया, उसका पता ही कोई नहीं किधर है। लेकिन इवन जो अजीजाबाद से पकड़े गए थे वेपन्स, उनका भी जाके उन्होंने कहा कि जी इसका हमें कोई पता नहीं कि किसके हैं, कोई पता नहीं। जो भी उनकी मामला बात यह है कि जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी बुनियाद पे वो रेड तो करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे उनका कोई रोल नहीं है। ये आप बड़ी मायूसकुन बात कर रहे हैं कि फिर नहीं, कोई रोल नहीं है। तहकीकात उन्होंने कोई नहीं करनी, तहकीकात पुलिस करेगी, GIT पुलिस के पास है, ट्रायल पुलिस के पास है, जो क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े गए, ये 5 आदमी जो पकड़े गए मेरे ख्याल 1 आध दिन में ये उनके हवाले हो जाएंगे पुलिस के, फिर वो उनकी जमानत ले ले, छोड़े, जो जी चाहे करे। सो उस लिहाज से मैकेनिज्म इस तरह का मौजूद है कि किसी को कोई इससे खतरा या नुकसान नहीं है। ठीक, सो ये 2 अहम बातें यहाँ पर, एक तो मैकेनिज्म किसने ठीक करना है, सिंध हुकूमत आपके पास है, फिर आप ही के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। दूसरा, बसरा साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज आते ही जाने की तारीख क्यों दी है? उसका ताल्लुक इन रेट से तो नहीं है जाने की तारीख का? प्रिया, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने बड़ी अहम बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत खुशी हुई है ज़रदारी साहब के आने की। आज आप दिल की खुशी का इजहार कर दिया ना उन्होंने, कि जिस तरह आज टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी बात की, अनवर मजीद हो, मुल्ज़िम कोई भी हो,
हाँ वो सवाए शाही खानदान के अगर डॉक्टर आसिम के साथ भी डॉक्टर आसिम शरीफ लिखा होता तो उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा ना होता, क्योंकि उनका तल्लुक शाही खानदान से नहीं है। यहाँ पर मुल्ज़िम कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनवर मजीद साहब या शर्जील मेमन या कोई और, भाई ये आप छापे आज से पहले भी मार सकते थे, टाइमिंग बहुत अहम है। आज मैं देना वो इंट्रो में सही कहा था, डेफिनेटली मैसेज दिया गया है। और मैसेज किसने दिया है? ये मियां साहब ने, जिसने हमें कहा बड़ी खुशी हुई है, और उनका वो वजीर दाखिला जिसको ये सवाल भी तो है, सवाल भी तो किया है कि अगर कोई मसला नहीं है तो आपको इनके ऊपर छापे मारने से क्या डर है, क्या मसला है? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, जल्दी बरामद हुए वहां से। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। वो तो बिल्कुल, अगर उनके खिलाफ, अगर वो जो वेपन्स मिले हैं वो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी दूसरी बात, ये खुशी हुई है मियां साहब को और चौरी निसार, जो कि हम कहते हैं कि वो दहशत गर्दों के सहूलतकार है। वो फाइज ईसा साहब ने जो रिपोर्ट दी है उनके ऊपर उन्होंने किस तरह की बम्बार्डमेंट की है, वो कौम के सामने, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अभी रमेश कुमार साहब उस पे आ जाते हैं फ्री एक बात, रमेश कुमार साहब जो अभी इरशादात फरमा रहे थे कि जी वो बात कर रहे थे करप्शन। भाई मियां नवाज शरीफ और करप्शन नाम दो है, दोनों का काम एक ही है। जब यानी कि जब मियां नवाज शरीफ, सर ठीक है, वो अलग बात है। आप मुझे बताएं कि सिंध में करप्शन रोकने के लिए आपने क्या काम किया है? रेंजेस से आपको शिकायत है, मगर आपका कौन सा इदारा वहां पे काम कर रहा है? आप आईजी सिंध को जब भी रुखसत पे भेज देते हैं तो पुलिस के साथ तो आपका ये सलूक है, बाकी कौन सा इदारा है जो पकड़ सकता है? पहले इतने ज्यादा सवाल में जवाब तो दे लेने दें। अभी जो बात की थी जल साहब ने, जब राना मशहूद पकड़ा जाता है वीडियो कैसेट्स के जरिए, जब वहां पर लोगों नहीं बात तो कर लेना, मैं बात करने लगा हूं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। यानी कि वहां पर ऐसी हॉली कॉज है, ऐसी मुकद्दस गाय है, शाही खानदान है, वहां पे रेंजर्स को इजाजत मांगते हैं, उनको उठाकर फेंक देते हैं। हाँ, अब जहां तक सिंध की बात है, देखिए सिंध में मेरा ख्याल कहता है कि जितनी कार्रवाई या नेशनल एक्शन प्लान, जो सिर्फ हम कहते हैं कि नून लीग एक्शन प्लान है, उसके ऊपर जितना अमल दरामद सिंध में हुआ है, करप्शन, मैं नहीं कहता कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही है, करप्शन इशू है, करप्शन उसके ऊपर मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर कहे तो यहाँ पे तो रेंजर जिसका डोमेन नहीं था, जिसके वक्त आप कह रही हैं बयान दिया गया, जब रेंजर छापे मारने शुरू कर देगी, भाई यहाँ पर एक महकमा एंटी करप्शन की है, कार्रवाइयां हो रही हैं। लेट मी ब्रिंग इन द फेडरल गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, ये वापस क्यों जाने का कह रहे हैं आज असद ज़रदारी साहब? मैसेज आप लोगों की तरफ से जो ये आए, इनको मैं हकीकत रियलिस्टिकों की बात करूंगा, इनको ये था कि यहाँ पे माहौल, जैसे नए चीफ आए जिसको जिस तरीके से इन्होंने फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, और इन्होंने समझा कि माहौल अब चेंज हो गया है, और इस वजह से अब जो पुराने जितने भी करप्शन ये वो, मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट का जो है ना वो एक सिस्टम चलता रहता है, बंदे से चेंज होने से इंस्टीट्यूट के अंदर तब्दीली नहीं आती है। चाहे नैब हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे FIA हो, चाहे आर्मी हो, जो भी हो, एक पाकिस्तान के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करने के लिए, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी एजेंडा है कि हम मुल्क के अंदर इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कह सकते हैं ये काम कर रहे हैं। असल चीज ये है जी, आप जल्दी से क्या दो जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की तरह रातों रात हम ना डील करेंगे, ना माफीनामे लिखेंगे, और हम जद्दा नहीं भागेंगे। एक बयान देके 18 महीने चले गए, शौकत बजरा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो तहकीकाती अदारे हैं हमारे, FIA हो, नैब हो, इनको ग्रास रूट लेवल से इनको बर्बाद किया गया है, ठीक है, और पिछले कुछ सालों में इनमें वो लोग नीचे से भर्ती गए जो तहकीकाती अमल को ही खराब करते हैं। नहीं है जब वो केस जाएगा अदालत में, अगर रेफरेंस लेके जाएंगे तो अदालत को पहले पता होगा कि इसमें ये सिकम है, ये खराबी है, ये इसमें लूप होल छोड़े हुए हैं, उसके बंदा छूट जाएगा, और वो उसका क्लेम नहीं होगा कि मुझे अदालत ने छोड़ा है। बिकॉज इस पे हम एक डिटेल शो करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। आज के जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी, अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एरर पे हमारा शो थोड़ी देर से इसका आगाज हुआ, बट आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज।